तो बिहार के आंकड़े देख के समाजवादी पार्टी ऐसा क्या रणनीति बना रही है आने वाले 2027 चुनाव के लिए? तो ओम प्रकाश राजभर हों, संजय निषाद हों, ये सब जो है समय के जो है अनुसार राजनीति करते हैं। इनका न कोई नीति है, न सिद्धांत, न कोई एजेंडा। जिस तरह से जल्दीबाजी में बिहार के चुनाव के एक माह पूर्व इन्होंने SIR लागू किया और बड़े पैमाने पर जो विपक्ष के वोट हैं, या हम कह सकते हैं कि दलित है, पिछड़ा है, मुसलमान है, उन्होंने कर्मचारियों के माध्यम से वोट कटवाने का काम किया। आप ही के आजमगढ़ से बहुत ऐसे लीडर्स हैं जिनके पास कोई रोल ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि पार्टी का अगला प्लान क्या है, करना कैसे है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, उसके बावजूद भी हम उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटाने का काम करें और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं। जैसे शिवपाल सिंह यादव ही हैं, उनके पास अभी कोई दायित्व ही नहीं है। वो तो पूरे पार्टी के मालिक हैं, तो उनका दायित्व निर्धारित थोड़ी किया जाता है। आपके पास जो आते हैं वो छिटक के उनके पास चले जाते हैं। वो आपके घर में आके RSS पर अगर आपका ये आरोप है तो आपके घर में आके आपका घर फोड़ के चले जाते हैं। जिसका दिल बड़ा होगा तो बहुत से लोग जो है साजिश करने वाले भी पहुंच जाते हैं, तो समाजवादी लोग साजिश के शिकार भी हो जाते हैं। तो नेता अगर ईमानदारी से काम करे, ईमानदार रहे, सज्जन रहे, सभी से व्यवहार आचरण अगर ठीक रखे, तो अधिकारी क्यों नहीं आपकी इज्जत करेंगे। जब आपका आचरण नहीं ठीक होगा, आपका जो है काम अगर नहीं ठीक होगा, तो कोई क्यों आपकी बात सुनेगा। नमस्ते, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आपका एक बार फिर से स्वागत है बतकही चौक पे। बतकही चौक पे आज बतौर मेहमान हमारे साथ सपा सरकार के पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। हम बात करते हैं जो इस समय सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा है, SIR। विपक्ष का आरोप है कि SIR ला के कहीं ना कहीं हमारे जो वोट बैंक हैं उसे कम करने की कोशिश है। सत्ता पक्ष ये चाहता है कि हमारे वोट कट जाएं, हमारे जो वोटर हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में ना रहे, और इसकी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी ने आपको दी है। तो क्या प्लान है, कैसे ऐसा करेंगे, कैसे लोगों को जागरूक करेंगे? देखिए, जो SIR आज इस समय जो उत्तर प्रदेश से 9 राज्यों में चल रहा है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर लगभग 14 से 15 करोड़ मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने जो समय दिया है 1 महीने का, वो बहुत कम समय है। बड़ा राज्य होने के नाते कम से कम 3 महीने का समय चुनाव आयोग को देना चाहिए, और ऐसी जल्दी भी नहीं है क्योंकि अभी चुनाव उत्तर प्रदेश के नहीं होने वाले हैं। बिना तैयारी के चुनाव आयोग ने SIR लागू कर दिया। न तो उनके BLO ट्रेंड हैं, तमाम जगहों से शिकायतें आ रही हैं, जनपदों से, तमाम बूथ से, गांव से, BLO ने SIR के फार्म नहीं बांटे हैं। ये है उनको फार्म को कैसे भरना है, कलेक्ट करना है, अपलोड कैसे करना है, ये सब भी प्रशासन की कहीं पर कोई तैयारी नहीं है, ना तो ट्रेनिंग दी गई है BLO को। आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल अपना BLA नियुक्त करें। हम लोग लगातार हर बूथ पर बूथ लेवल एजेंट समाजवादी पार्टी की तरफ से उसको हम लोग नियुक्त करके पूरी सूची जो है निर्वाचन कार्यालयों में, विधानसभाओं के उपलब्ध करा दिए हैं और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि SIR जो है कोई 1-2 दिन का नहीं है, इसको तो लगातार कई बार चलाना पड़ेगा। जिस तरह से जल्दीबाजी में बिहार के चुनाव के 1 माह पूर्व इन्होंने SIR लागू किया और बड़े पैमाने पर जो विपक्ष के वोट हैं, या हम कह सकते हैं कि दलित है, पिछड़ा है, मुसलमान है, जो RJD और बाहुल्य क्षेत्र थे, वहाँ के वोटों का उन्होंने कर्मचारियों के माध्यम से वोट कटवाने का काम किया। तो SIR आपको क्या लगता है बहुत जल्दी ला दिया गया या समय कम दिया जा रहा है जानबूझ के?
बिल्कुल, इसलिए ताकि जो है विपक्ष के लोग जो है विपक्ष के वोट जो है कम बन पाएँ, कम वो फार्म भर पाएँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं, उनका काम तो प्रशासन लेखपाल से लेकर के प्रशासनिक मशीनरी उनको बखूबी पूरा कर रहा है। बलरामपुर से एक और ऑडियो भी वायरल हुआ था। भी बिल्कुल वायरल हुआ था और जगह-जगह पर कहीं एसडीएम की शिकायतें आई हैं, कहीं पर बीएलओ की शिकायतें आई हैं, जगह-जगह पर ये लोग जो है उन वोटों को जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है और आने वाले दिनों में जो है सरकार बनाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरा माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में प्रयास कर रहा है। तो स्वाभाविक है कि हमारे वोट भी ज़्यादा हैं, हमारे कार्यकर्ता भी ज़्यादा, हमारे वोटर भी ज़्यादा हैं। तो उसको बनाने के लिए जब तक पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पर काम नहीं किया जाएगा, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम लोग भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रत्येक जिलों में बात करके कर रहे हैं, लेकिन इतने कम समय में पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए चुनाव आयोग को चाहिए कि कम से कम 3 महीने का समय उत्तर प्रदेश में एसआईआर को पूरा करने के लिए देने का काम करें। अच्छा, अब आते हैं एसआईआर से थोड़ा मुलायम सिंह यादव जी को याद करते हैं। मुलायम सिंह यादव जी जिस तरीके से संगठन पे पकड़ रखते थे, मेन है कि इसमें कार्यकर्ता अगर एक्टिव है, वो अपने वोटर्स के पास पहुंच के उनका एसआईआर करा दे तो बहुत जल्दी ये एसआईआर विपक्ष पार्टी मतलब जो सपा के वोटर्स हैं उनका भी हो जाएगा। मुलायम सिंह यादव की जिस तरीके से रणनीति रहती थी, जिस तरह नेताजी काम करते थे, उनका हर एक गाँव में एक कार्यकर्ता होता था। शिवपाल जी के लिए भी ऐसा ही कहा जा सकता है कि शिवपाल जी का हर एक गांव में, वो कोई सा भी गांव ले, वहां पे एक कार्यकर्ता या उससे जुड़ा कोई ना कोई उनका नेटवर्क रहता है। ऐसे समय पे आप जैसे बुजुर्ग नेता, अनुभवी नेता की जरूरत है कि युवा नेताओं की जरूरत है, युवा लीडरशिप? जरूरत तो दोनों की है। अनुभवी नेताओं की जरूरत है, संघर्षशील नेताओं की जरूरत है और नौजवानों की जरूरत है काम करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, बूथ लेवल पर लोगों को जागृत करने के लिए। और हम समझते हैं कि नेताजी की जितनी पकड़ थी उससे ज़्यादा पकड़ जो है आज माननीय श्री अखिलेश यादव जी की है। अच्छा। और गांव-गांव के कार्यकर्ता उनसे जुड़े हुए हैं और हम समझते हैं कि पार्टी को बहुत मजबूती के साथ श्री अखिलेश यादव जी लेकर के चलने का काम भी कर रहे हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और भाजपा की नीतियों पर लगातार हमला कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस देश में और कोई विपक्षी दल कर रहा हो। तो भारतीय जनता पार्टी को तो समाजवादी पार्टी ही हटा सकती है। श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही हम लोग 2027 में हटाने का काम करेंगे। लेकिन संघर्ष बड़ा है, राजनीति का ट्रेंड जो अब बदल गया है। नेताजी संघर्ष के माध्यम से उस समय पूरे देश के गरीबों को, पिछड़ों को और किसानों को जगाने का काम किया था। राजनीति की दिशा को चेंज करने का काम माननीय नेताजी ने किया था। किसान हैं, बुनकर हैं, नौजवान हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, इनको उनका अधिकार दिलाने के लिए जहां संघर्ष भी करने का काम किया था, वहीं उनको लामबंद भी करने का काम किया था। इस देश में जो सरकार है उसमें सभी का हक है। पहले सत्ता में कुछ ही लोग जो है काबिज रहते थे और कुछ ही लोगों को जो है अधिकार मिला करते थे, लेकिन नेताजी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को भी गांव से ला करके राजनीति में स्थापित करने का काम किया। और यही कारण है कि आज पूरे देश में जो आज जो है पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, इनकी जो है अगर जागरूकता हुई है, सत्ता सरकार में इनकी हिस्सेदारी हुई है, तो नेताजी के कारण हुई है। अच्छा, जिस हिसाब से अगर बिहार के परिणाम अगर देखे जाए, हम यादव वोट बैंक की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, तो वो महागठबंधन के साथ ना जाके एनडीए की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है।
200 का आंकड़ा पार हो जाना बिहार। तो बिहार के आंकड़े देख के समाजवादी पार्टी ऐसा क्या रणनीति बना रही है आने वाले 2027 चुनाव के लिए? देखिए, बिहार के चुनाव का गलत परसेप्शन दिया जा रहा है। बिहार में चाहे पिछड़ा हो, चाहे यादव हो, चाहे मुसलमान हो या और पिछड़े वोट हैं, लालू यादव जी के साथ थे, तेजस्वी के साथ थे। लेकिन कहीं न कहीं इस चुनाव में बीजेपी और बीजेपी सरकार की मशीनरी ने इसको मैनेज किया है और वोट तो बिहार में सबसे ज़्यादा तेजस्वी यादव को मिले हैं, लेकिन सीट सबसे कम जो तेजस्वी यादव को मिले हैं। तो कहीं न कहीं बीजेपी का ये मैनेजमेंट है कि 2000-4000 वोटों से जो है आरजेडी के सभी सीटों को हरा देना, महागठबंधन के सभी सीटों को हरा देना और नीतीश और बीजेपी की पार्टी को जिता करके जो है सरकार बना देना। समाजवादी पार्टी की लड़ाई इसी बात की है कि जो वोटों की बीजेपी लगातार चोरी कर रही है, डकैती कर रही है। जो पिछड़े हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, इनके वोट जो उन्हें मालूम है कि ये समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकते हैं, उनको कटवाने का काम कर रही है। और इसकी शिकायत बार बार समाजवादी पार्टी ने भी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से भी किया। और जब चुनाव आयोग ने बाकायदा एफिडेविट मांगा तो एफिडेविट भी 18,000 एफिडेविट भी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के जो वोटों को की कटौती की थी उसकी एफिडेविट भी देने का काम किया। लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं तो की। क्यों चुनाव आयोग भी जाया जा सकता था? चुनाव आयोग एक जो है बीजेपी का एक जो है पार्ट बन करके या बीजेपी का प्रकोष्ठ बन करके काम कर रहा है। निष्पक्षता चुनाव आयोग की समाप्त हो गई है। पूरे देश के लोगों की जो है इस पवित्र संस्था पर उंगलियां उठ रही हैं। अच्छा, एक बात और है कि एफिडेविट हमने चुनाव आयोग को आपके द्वारा दिया गया, तो वो तो कोर्ट भी जाया जा सकता था, कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ था। देखिए, प्रक्रिया जो कोर्ट भी जा सकते हैं, कोर्ट की है, लेकिन ये तो चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और ऑटोनॉमस बॉडी है। चुनाव आयोग को स्वयं करना चाहिए। ये एक संस्था अगर काम नहीं करती है तो उस संस्था पर जो है उसको सुधार करना जरूरी है, न कि दूसरे संस्था की जो है नहीं, शरण एक लेना होता है ना जो कि दरोगा बात नहीं सुने तो हम सीओ के पास जाते हैं, सीओ नहीं तो एसपी, एसपी नहीं तो कप्तान, कप्तान नहीं तो डीजीपी, डीजीपी नहीं तो फिर जिसके पास गृह, उसके पास एक एक क्रम बढ़ता जाता है। नहीं, तो चुनाव आयोग ने नहीं सुना, कोर्ट चले जाए। हम हमेशा एक ही जगह कोर्ट गए हैं एसआईआर के मुद्दे पर भी। जैसे बिहार में एसआईआर में जो इन्होंने प्रमाण पत्र जो मानक बनाए थे उनमें आधार कार्ड नहीं रखा था, तो सुप्रीम कोर्ट के ही कहने के बाद तो आधार कार्ड को भी जो मानक बनाया। तो जरूरत पर समय समय पर कोर्ट भी जाया जाता है। लेकिन चुनाव आयोग क्या करेगा फिर? हर चीज़ के लिए हर हम अपनी मांग को हम अगर सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं तो चुनाव आयोग किस लिए बना है? चुनाव आयोग की क्या जिम्मेदारी है? चुनाव आयोग को भी तो काम करना चाहिए। अच्छा, एक बिहार इलेक्शन में कवर करने गया था, वहाँ पे करीब 10 दिन मैंने कवर किया, तो एक चीज़ देखा कि तेजस्वी और राहुल गांधी तो 4 को चुनाव मैदान में बिहार पहुंचे, लेकिन तेजस्वी लगातार वो जिले जिले और अलग अलग विधानसभा में रैली कर रहे थे। लेकिन उनके विपक्ष में मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, यहाँ से योगी आदित्यनाथ और हर तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्री, अलग अलग प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर, विधायक तक, अजीत अंजुम जी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने जिक्र किया था। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं। उस तरीके से अखिलेश यादव जी को अपना एक कुनबा ऐसा ही बनाना होगा कि जो जाए। आप देखिए एसआईआर के मुद्दे पे अब आपको आगे लाया गया है। ऐसे बहुत से मतलब समाजवादी लीडर्स हैं, बड़े नेता हैं जिनको मैं जानता हूं। आप ही के आजमगढ़ से बहुत ऐसे लीडर्स हैं जिनके पास कोई रोल ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि पार्टी का अगला प्लान क्या है, करना कैसे है, कोई दिशा निर्देश नहीं है और वो बिखरे हुए हैं। आप मानते इस बात को? नहीं, ऐसी बात नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसकी जहाँ उपयोगिता है, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे पार्टी संगठन स्तर पर हो,
या फील्ड में हो, वो जो है उसको लगाने का काम कर रहे हैं और नए पुराने सभी नेताओं से काम लेकर के यही कोशिश हो रही है कि हम किस प्रकार से समाजवादी पार्टी को इतनी मजबूती की स्थिति में ले जाएं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, उसके बावजूद भी हम उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटाने का काम करें और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। जैसे शिवपाल सिंह यादव ही हैं, उनके पास अभी कोई दायित्व ही नहीं है। वो तो पूरे पार्टी के मालिक हैं, हम्म, तो उनका दायित्व तो निर्धारित थोड़ी किया जाता है। उन्होंने नेताजी के साथ पार्टी बनाई है, तो पूरे पार्टी को देख रहे हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो जा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, कहीं कहीं संघर्ष भी कर रहे हैं और कहीं पर अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को भी हिम्मत दे रहे हैं और जहाँ पर जुर्म अत्याचार हो रहा है वहाँ भी खड़े हो रहे हैं। पार्टी बनाई, वहाँ से याद आया, पार्टी बनी, पार्टी मजबूत हुई, सत्ता में आई, सरकार बनी, आप मंत्री बने। वो किस्सा कैसे, मतलब अचानक नई पार्टी बनी, इतने मतलब जहाँ 403 विधानसभा है वहाँ पे मजबूती के साथ एक बहुमत लेके आना, आंकड़े को छूना, भले कहीं बाहर से सपोर्ट मिल जाए लेकिन सरकार बना ले जाना और उसको चलाना भी, तो ये मजबूती कैसे आई? देखिए, तो बहुत बड़ी इसकी कहानी है और समय समय पर इसमें तमाम चीज़ें हुई हैं। नेताजी जब 89 की मुख्यमंत्री बनने के बाद, सरकार से हटने के बाद, जब वो बीजेपी की गवर्नमेंट में कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उत्तर प्रदेश के किसानों पर अत्याचार हो रहा था, पिछड़ों पर और दलितों पर भी अत्याचार हो रहा था। उस समय पार्टी समाजवादी जनता पार्टी थी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी थे और नेताजी प्रदेश अध्यक्ष थे। तो चंद्रशेखर जी का सिद्धांत कुछ और था कि जो है वो समय आने पर सब ठीक हो जाता है और समय आने पर जो है क्या करना है, इस तरह के इंतजार करते थे। लेकिन नेताजी को इंतजार जो है वो मंजूर नहीं था, इसीलिए उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में जो किसानों पर अत्याचार हो रहा है, बीजेपी की सरकार गोलियां चलवा रही है, पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, तो अब हम संघर्ष में जाएंगे। तो उस तरह से निकल करके जो है चंद्रशेखर जी की पार्टी से निकल करके माननीय नेताजी ने फिर जो है समाजवादी पार्टी बनाई और जनता पार्टी जो उनकी रह गई और संघर्ष किया। रामकोला के आंदोलन में जब गिरफ्तार हुए और बनारस के जेल में बंद हुए, तो उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में उनके कार्यकर्ता और नेता जगह जगह जेलों में बंद हुए। उस समय नेताजी को उत्साह मिला और जेल में ही रणनीति तय हुई। क्या रणनीति? कि अब जो है नई पार्टी बनाएंगे और जेल से निकलने के बाद फिर जो है नेताजी ने नई पार्टी बनाई, समाजवादी पार्टी, और देश के सभी राज्यों के जितने पुराने समाजवादी थे, डॉक्टर लोहिया के ज़माने के थे, सीनियर लोग थे, सबको एकत्र करके उन्होंने जो है लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में 4-5 नवंबर को सम्मेलन किया। वहीं से पार्टी की स्थापना हुई, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उसके बाद जो है फिर लगातार उत्तर प्रदेश में संघर्ष हुआ, आंदोलन हुआ, जिसका नतीजा हुआ कि पार्टी बनने के 1 साल बाद 1993 में जब चुनाव हुआ तो सपा बसपा गठबंधन से उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई। 1 साल में नेताजी ने सरकार बना लिया, गठबंधन। जी, गठबंधन सरकार बना लिया। लेकिन वही गठबंधन बहुत विवाद भी वहाँ से शुरू हुआ, किससे उसके भी बहुत हैं। अब वो साजिशें हुई है। जिस समय
मानवर काशीराम जी और माननीय नेताजी ने गठबंधन किया था और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से सरकार से बेदखल करने का बहुत काम अच्छा किया नारा था। भी था, मिले मुलायम काशी राम, तो हवा उस में उड़े समय जैसे राम। पिछड़े दलितों और मुस्लिमों की एका हम्म इतनी मजबूत हो गई थी हम्म और जगह जगह ये जो है ये जो है चर्चा होने लगी कि यही एका अगर मजबूत रहेगी हम्म तो आज उत्तर प्रदेश में, कल दिल्ली में भी जो है जो सरकार बन जाएगी गठबंधन की। हम्म तो इसमें आरएसएस के लोग लगे। नागपुर का कार्यालय सक्रिय हुआ और सक्रिय हुआ और उसके बाद अध्ययन हुआ कि इस गठबंधन को कैसे तोड़ा जा सकता है। जो नारा लगा कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में हो गए जय श्री राम, तो इस गठबंधन को कैसे तोड़ा जा सकता है। तो माननीय नेताजी पर अध्ययन हुआ, नागपुर ने अध्ययन कराया, क्योंकि नेताजी में कोई त्रुटि नहीं, कोई कमी नहीं है, कोई दोष नहीं है और नेताजी को कहीं से भी प्रभावित नहीं किया जा सकता है। फिर मानवर काशीराम जी पर अध्ययन कराया नागपुर कार्यालय ने, आरएसएस ने। तो वहाँ भी ये पता लगा है कि मानवर काशीराम जी को में भी कोई कमी नहीं किया जाता। तीसरा अध्ययन उन्होंने मायावती जी पर कराया। अच्छा। तो ये जो है उसमें ये निकल कर के आया कि मायावती जी महत्वाकांक्षी हैं और जो है इनको जो है प्रभावित किया जा सकता है और इनके माध्यम से जो है गठबंधन को जो है तोड़ा जा सकता है। तब जो है बीजेपी ने लालच दिया कि आप ही क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो उनकी महत्वाकांक्षी जाग उठी, आरएसएस लगे। आरएसएस ने मुरली मनोहर जोशी को लगाया, 2-1 और लोगों को लगाया और उसके बाद फिर गठबंधन को तोड़ा गया। क्योंकि वो गठबंधन अगर होता तो उत्तर प्रदेश में सरकार थी ही थी। उस समय हम लोगों ने यही कहा था कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो सदैव मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और देश में सरकार बनेगी तो मानवर काशीराम जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर ये गठबंधन न टूटा होता तो मानवर काशीराम जी देश के प्रधानमंत्री बन गए होते। तो ये बहुत बड़ा जो है लेकिन वो ये विजन था जो पिछड़ों और दलितों का एका का जो है तो एक बात यहाँ कि से ये जो है, लेकिन इसको जो है कुछ स्वार्थी तत्वों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की साजिश, आरएसएस की साजिश, इसको तोड़ने का काम किया और उसी का नतीजा है कि दोनों लोग अलग हुए। तो कभी ये पार्टी में, कभी वो सत्ता में, कभी ये सत्ता में, हमेशा सत्ता में हम लोग नहीं रह पाए। वरना न आज भारतीय जनता पार्टी होती, न कोई दल होता, केवल गठबंधन ही हमेशा जो सरकार बनाता। अच्छा, एक बात और है कि आप कह रहे हैं गठबंधन, आपके पास जो आते हैं वो छिटक के उनके पास चले जाते हैं। वो आपके घर में आके आरएसएस पे, अगर आपका ये आरोप है, तो आपके घर में आके आपका घर फोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे कैसे कोई आराम से एक्सेस है आपके घर में पहुंचने का? आपका दरवाजा खुला है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। समाजवादियों का दिल बहुत बड़ा होता है। नेताजी का दिल बहुत बड़ा था। नेताजी के बारे में भी कहा जाता था कि अगर दुश्मन भी उनके दरवाजे पहुंच गया और जो मदद मांगा उसको उन्होंने देने का काम किया। आज नेताजी को याद सब लोग क्यों करते हैं? पूरा देश जो है नेताजी के निधन पर जो रोया था और श्रद्धांजलि अर्पित करने लोग आए थे। कोई दल नहीं बचा, कोई पार्टी नहीं बची, कोई नेता नहीं बचा और केंद्र से लेकर के राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर के कोई ऐसा मंत्री नहीं बचा जो नेताजी को श्रद्धांजलि न आया हो। क्योंकि नेताजी उतने लोगों के साथ कहीं न कहीं उनका जो जुड़ाव था, लगाव था, कहीं खड़े थे। इसलिए सब लोग नेताजी के मरने पर जो रोने का काम किया था। श्री अखिलेश यादव जी का भी दिल बहुत बड़ा है और वो भी जो है तमाम लोग जो गलतियां करते हैं उनको माफ़ भी कर देते हैं। नेताजी तो कभी डांट भी देते थे तो डांटते भी नहीं, वैसे मुस्कुरा करके बस केवल कह देते हैं। तो
जब जिसका दिल बड़ा होगा तो बहुत से लोग जो है साजिश करने वाले भी पहुंच जाते हैं, तो समाजवादी लोग साजिश के शिकार भी हो जाते हैं। नेताजी ने एक बात कही थी कि धोखा खा लेना, लेकिन किसी को धोखा मत देना। अच्छा, बहुत आप इतनी शानदार बात बोल रहे हैं। अब उसमें मेरे दो सवाल मेरे जहन में है, दोनों सवाल एक एक करके आएंगे। पहले सवाल पे आते हैं कि बीजेपी ने एक फार्मूला अपनाया, 80-20 की बात करते करते उन्होंने अलग अलग काउंटर खोल दिए। कुर्मियों के लिए अलग काउंटर है, राजभरों का अलग काउंटर है, निषादों के लिए अलग काउंटर दे दिया। ऐसे में पहले अगर हम थोड़ा पीछे चलते हैं तो अगर देखें ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, नेताजी ने एक ऐसा लीडर बनाया था जो एक चेहरा थे। बेनी बाबू एक चेहरा थे, आजम खान एक चेहरा था, चेहरा थे, रामचल विश्वकर्मा जी, जनेश्वर मिश्र एक ऐसे चेहरा थे। बहुत लंबा एक लिस्ट है, मोहन सिंह देवरिया से आते थे। ऐसे एक लंबी लिस्ट बनी थी कि इन समाज के वो कोई काउंटर बनाने की जरूरत नहीं है, कोई पार्टी बनाने की जरूरत नहीं। पार्टी के अंदर ही एक ऐसे अलग अलग पर्सनालिटी हैं कि जिनके कारण वोट बैंक आ जाते थे। आज वो देखिए सपा के पास नहीं है। इस बात को मानते हैं आप? ऐसी बात नहीं है कि सपा के साथ आज भी जो है सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी वर्गों के नेता हैं, लीडरशिप है। और हम समझते हैं कि समाजवादी पार्टी में सभी जातियों की जितनी अच्छी लीडरशिप है उतनी अच्छी लीडरशिप और किसी के पास नहीं है, किसी दल के पास नहीं है और किसी नेता के पास नहीं है जितना माननीय श्री अखिलेश यादव जी के पास है। ये बात अलग है कि लोगों को दिखाई नहीं देता, लेकिन सब कहीं न कहीं काम कर रहे हैं। माननीय नेताजी की बात ये थी कि वो सभी को मंचों पे एक साथ बैठा करके दिखा देते थे कि ये बेनी प्रसाद वर्मा जी हैं, आजम खां जी हैं, जनेश्वर मिश्र हैं, रामशरण दास हैं, मोहन सिंह हैं, ब्रजभूषण तिवारी हैं, रामाश्रय विश्वकर्मा है, रामाश्रय विश्वकर्मा हैं, राम नारायण साहू हैं, तुलसी राम चौरसिया आप हैं, इतनी लंबी लिस्ट आप खुद बता रहे हैं। बाबू राम निषाद हैं, इस तरह से नरेश उत्तम पटेल हैं। तो इस तरह से दिखा देते थे जो है। अब नहीं अब दिखाया जो जाता है ये जो चीज़ें जो मंचों वाली अब जो है नहीं हो रही हैं। हालांकि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रेस करते हैं तो प्रेस में जो है जितने नेता होते हैं उनको मंच पर बुला लेते हैं बिना किसी भेदभाव के, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अगड़ा हो, सभी को सम्मान देने का काम जो है माननीय श्री अखिलेश यादव जी करते हैं। आप इस बात को कह रहे हैं, लेकिन पत्रकार के तौर पे या फिर उत्तर प्रदेश के निवासी उस हिसाब से वोटर के तौर पे हम उसे मिस पाते हैं, वो गायब सा है। अब इसका जवाब क्या है? अभी लोगों की अलग अलग देखने की जो है दृष्टि होती है। मैं समझते तो ऐसा नहीं, हाँ थोड़ी बहुत वो जो है सामंजस्य जो है थोड़ा बहुत जो में कमी हो सकती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और श्री अखिलेश यादव जी की सोच सबको साथ लेकर चलने की है। अच्छा, अब इसी से जो मैंने कहा दो सवाल मेरे जहन में, दूसरा सवाल ये था कि अखिलेश जी जिसके साथ आते हैं, 2017 कांग्रेस को जिंदा कर दिया, 2019 मायावती, सीटें बढ़ गई लोकसभा में, 2022 राजभर और क्या कहते हैं जयंत चौधरी जी के साथ, जयंत चौधरी आरएलडी जो एकदम ख़त्म सा था, उनकी भी सीटें आ गई। उसके बाद वो गठबंधन कर ले। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि जो आता है इनके पास वो छिटक भी बहुत जल्दी जाता है। राजभर चले गए, जयंत चौधरी चले गए, और आरोप महान दल के नेता केशव जी थे, उन्होंने आरोप लगाया कि अगल बगल कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी खराब कर रहे हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है। जिन नेताओं ने आरोप लगाया वो लोग खुद दो सवाल हैं, छटक भी जाते हैं और उसके बाद आरोप भी लगते हैं। जिन नेताओं ने आरोप लगाया वो लोग स्वयं माननीय अखिलेश यादव जी से डायरेक्ट मिलते थे, डायरेक्ट घंटों उनकी बात होती थी। और हम समझते हैं कि जितना सम्मान किसी दूसरे दल ने इन नेताओं को नहीं दिया होगा, उससे कहीं ज़्यादा सम्मान श्री अखिलेश यादव जी ने उनको दिया। लेकिन कहीं न कहीं स्वार्थ छिपा रहता है। ये देखिए, सरकार बनाने की लड़ाई अलग होती है और
व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई अलग होती है हम्म, और ये लंबी लड़ाई होती है। तो लोगों को धैर्य नहीं है। आए थे कि सब लोग मिल जाएंगे, सरकार बना लेंगे। सरकार नहीं बन पाई तो लोगों को लगने लगा कि भाई अब यहाँ रहना बेकार है। तो आरोप किस पर लगाएंगे? आरोप तो श्री अखिलेश यादव जी पर ही लगाएंगे। श्री अखिलेश यादव जी इतने जो है सज्जन और इतने सहनशील आदमी हैं कि वो जवाब में कुछ बोलते भी नहीं। याद रखिए 2019 में जब गठबंधन हुआ था सपा बसपा का, आजमगढ़ में स्वागत समारोह चल रहा था और जैसे ही मंच पर उसी समय जो है ये जो है उनको सूचना मिली कि जो है मायावती जी ने जो है गठबंधन तोड़ दिया है। उसके बाद बसपा के भी सब आजमगढ़ के नेता मौजूद थे, सपा के भी नेता मौजूद थे। तो ये कहा गया कि भाई गठबंधन टूट गया। तो बसपा के लोग थे, बलिहारी बाबू से लेकर के तमाम बड़े नेता थे, सुखदेव राजभर थे, कि आप लोग जा सकते हैं, तो गठबंधन टूट गया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम जो है अभी जो है आपके साथ ही रहेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने आज तक एक जवाब भी नहीं दिया। हालांकि मायावती जी ने आरोप भी लगाया कि हमारा वोट तो ले लिया, अपना वोट नहीं दिया, उनका ट्रांसफर नहीं हो उनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी सब कुछ जानते हुए उन्होंने कहा कि ना तो हम बोलेंगे, हम लोगों को मना किया कि आप लोग भी कोई जवाब कहीं मत दीजिएगा। तो सवाल यह है कि लोग आते हैं महत्वाकांक्षा लेके। तो आते हैं तो क्यों आते हैं और फिर जाते हैं तो क्यों जाते हैं, ये तो जनता जान ही रही है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि नुकसान जो है बड़े दल का होता है। समाजवादी पार्टी बड़ा दल है, छोटे दलों से जब समझौता करते हैं तो छोटे दलों का फ़ायदा होता है, उनकी सीटें जीत जाती हैं और बाद में ही परेशानी बड़े दल के लिए पैदा करते हैं। ऐसा एक बार नेताजी ने कहा था मुझसे, जो है जब 1995 में सपा बसपा गठबंधन टूटा था, नेताजी की सरकार जो है उस समय तत्कालीन राज्यपाल थे मोतीलाल वोरा जी ने जो है उनको जो है गिरा दिया था और मायावती जी को सरकार बनाने का मौका दे दिया था भाजपा के समर्थन से जो है। तो उस समय जो है नेताजी ने कहा था कि मैंने गलती की, जो है मुझको समझौता नहीं करना चाहिए था। बहुजन समाज पार्टी जो 9 सीट केवल जीतती थी उत्तर प्रदेश में और सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो 9 सीट से बढ़ करके 67 सीट हो गई थी, 67 सीटें जीत गई थी। पूर्वांचल और बुंदेलखंड हाँ, की जितनी अच्छी सीटें थी सब बहुजन समाज पार्टी ने ले लिया था और बुंदेलखंड में सब विधायक उन्हीं के थे, पूर्वांचल में विधायक उन्हीं के थे। तो चूँकि नेताजी हम मानते थे, रणनीति में भी जो है कहीं न कहीं हमको साथ रखते थे, बताते थे, कहता कि रामा से पूरा बुंदेलखंड जैसे जो है उनके विधायक हो गए हैं, तुम्हें मेहनत करना है और पूर्वांचल और जो बुंदेलखंड से बसपा का प्रभाव को ख़त्म करना है। हम लोगों ने लगातार परिश्रम किया और परिश्रम करने के बाद फिर बसपा का प्रभाव ख़त्म हुआ और फिर जो है समाजवादी पार्टी को हम लोगों ने पुनः स्थापित करने का काम किया। तो नेताजी ने ये कहा था कि हमें जो है गठबंधन नहीं करना चाहिए था, लेकिन नेताजी के साथ के जो लोग थे, जो है नेताजी के साथ रहने वाले, उन्होंने दबाव दिया था कि जो है गठबंधन करके सरकार बनाना जरूरी है। तो सरकार बनाने के लिए नेताजी ने गठबंधन किया था। अच्छा, सपा पे एक जो आरोप हमेशा लगता है और बहुत ज़्यादा लगता है कि सपा वाले गुंडे ही करते हैं, सपाई गुंडे ही हैं। मुझे लगता है उससे ज़्यादा गुंडई तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। लेकिन आप भी नहीं ये जो है कहने को तैयार होंगे, हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि बीजेपी सरकार में हो रही है। जो जातिवाद का आरोप समाजवादी पार्टी की सरकार में श्री अखिलेश यादव जी लगता है, उससे कहीं ज़्यादा जातिवाद जो है आज इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है और मुख्यमंत्री जी के जाति के लोग कर रहे हैं। तो अब तो कोई नहीं कह रहा है जातिवाद हो रहा है, वरना एक भी कोई कलेक्टर जो है यादव पोस्ट हो जाता था तो लोग दिखाते थे कि देखिए यादववाद हो रहा है। आज तमाम ज़िलों में कलेक्टर जो है
एसपी, प्रमुख सचिव और जितने बड़े पद हैं, डीजीपी से लेकर जो आईजी डीआईजी से लेकर के और यहाँ तक कि थानों के दरोगा तक सब जो है मुख्यमंत्री की जात के पोस्ट हैं। लेकिन कोई नहीं कह रहा है कि ठाकुरवाद हो रहा है। और श्री अखिलेश यादव में अगर जो है 10 भी दरोगा अगर यादव पोस्ट हो जाते तो कहते कि यादववाद हो रहा है। अब कहीं नहीं कि ठाकुर आयोग लिख देते। लोक सेवा आयोग से जो रिजल्ट निकल रहे हैं, परिणाम निकल रहे हैं, उनमें जो है देखिए कि किसकी तैनाती हो रही है। पूरा सवर्ण, या तो ब्राह्मण या तो ठाकुर, बैकवर्ड 1, दलित 1, इस तरह की सूची निकल रही है। पूरा रिजर्वेशन इन लोगों ने ख़त्म कर दिया, लेकिन कोई तो बोल नहीं रहा है। अब तो आप तो ये क्यों नहीं देते कि वर्तमान सरकार में क्या हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हिंदुस्तान के सभी सूबों से बदतर है। और हम नहीं कह रहे हैं कि जो आंकड़े हैं, सीआरबी के आंकड़े देख लीजिए और भी डेटा देख लीजिए, जितना क्राइम उत्तर प्रदेश में हो रहा है उतना कहीं नहीं हो रहा है। तब तो कोई नहीं कह रहा है कि आज गुंडाई हो रही है। हत्याएं, सबसे ज़्यादा हत्याएं दलितों की हुई है, पिछड़ी जातियों की हुई है। कौन बोल रहा है? कोई तो नहीं बोल रहा है। और एक भी कहीं कुछ घटना हो जाती थी, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तो एक तरफ जो है उनकी अखिलेश यादव जी की फोटो दिखाई जाती थी आधे में, और आधे में जो घटना दिखाई जाती थी। तो सवाल यह है कि कहने वाले कौन लोग हैं? कहने वाले वही लोग हैं जो आज कर रहे हैं, लेकिन आज नहीं कह रहे हैं और उस समय कहते थे। सपा का एक सबसे जो मूल जड़ था, जब सपा का विस्तार हुआ, उसका एक सबसे मूल जड़ था प्रोटेस्ट, प्रदर्शन करना, सरकार का विरोध करना, लोगों की आवाज बनना। आज देखिए सपा में वो नहीं हो रहा है। देखिए धीरे धीरे राजनीति का ट्रेंड अब चेंज हो रहा है। पहले नेताजी राजनीति शुरू की तो संघर्ष से शुरू किया था। आंदोलन के माध्यम से हम जनता के बीच में जाते, जनता को तैयार करते थे, और उसके बाद फिर जो है संघर्ष करके जो है हम फिर सत्ता सरकार में आते थे। अब तो डिजिटल युग आ गया है। अब तो सारी राजनीति जो है कंप्यूटराइज हो गई है, सारे डेटा हो गए हैं। पहले सब डेटा नहीं होते थे। अब तो न जाने कंप्यूटर उतना हम भी नहीं जानते, एआई से लेकर न जाने क्या क्या आ रहा है। यही और ये जो है हमें एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि एआई का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग जो है बिहार के चुनाव में हुआ है। आप समझ लीजिए। तो अब जो है जब ट्रेंड चेंज हो गया है तो समाजवादी पार्टी भी अपने को चेंज कर, इसीलिए ट्विटर से बस प्रोटेस्ट होता है। अब जो है ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया तो पूरा देश है। आज गांव में जो रील छोटे बनते हैं, तो गांव में हर नौजवान, हर आदमी, हर परिवार के हर मेंबर के पास मोबाइल है और सब लोग रील देखते हैं, वीडियो देखते हैं। तो हो तो रहा है, तो ट्रेंड बदला है। तो समाजवादी पार्टी भी कहीं ने थोड़ा था तो उसमें जो परिवर्तन आई है। 2022 में जब लोकसभा का उपचुनाव हो रहा था, तब राजभर, ओपी राजभर आपके साथ थे। तब उन्होंने कहा था कि एसी रूम में बैठ के ट्विटर चला के चुनाव नहीं जीता जाएगा अखिलेश जी, आपको ग्राउंड पे आना होगा। आजमगढ़ कौन नहीं पहुंचे अखिलेश जी, और नतीजा ये हुआ कि सपा उपचुनाव में हार गई। उन्होंने कौन सा ग्राउंड पर आकर कौन सा चुनाव जीत लिया। अगर गठबंधन ने किए होते तो ओम प्रकाश राजभर आज तक एमएलए भी नहीं बन पाते। आप ये समझ लीजिए क्या है उनके, माने उनकी ताकत थोड़ी है कुछ जो है। वो तो रोज घूमते रहते हैं। लेकिन बताइए एमएलए कब वो बने? जब भाजपा से गठबंधन किया तो 4 सीट उनकी आई। जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया तो उनकी 8 सीट आई। आज जो 8 सीट जीते हैं ये समाजवादी पार्टी की देन है, ओम प्रकाश राजभर की देन नहीं है। और नहीं उनको घमंड हो तो आप अकेले आज भी वो चुनाव लड़ लें, अकेले बिना गठबंधन के चुनाव लड़ लें, देखें कोई 1 सीट नहीं जीत सकते हो। तो ये ओम प्रकाश राजभर
हों, संजय निषाद हों, ये सब जो है अ, समय के जो है अनुसार राजनीति करते हैं। इनका न कोई नीति है, न सिद्धांत, न कोई एजेंडा है। आप सत्ता में रहें, अब कुछ सवाल आपके सत्ता के समय के जानने आ जाए। आप सत्ता में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, इस समय के जो मंत्री हैं अंदर खाने खूब चर्चाएं होती हैं, आप तक भी पहुंचता होगा कि प्रमुख सचिव मंत्री जी की बात नहीं सुनते हैं, थाना चौकी में मंत्री जी, विधायक जी और सांसद जी की पैरवी नहीं चलती। तो ये लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होना हुआ या जनप्रतिनिधि का हाथ बांध देना, जनप्रतिनिधि जनता की बात ना कर पाए? पहले जनप्रतिनिधि को स्वयं सुधरना होगा। ये जो आरोप लगते हैं कि मंत्री जो है की बात कलेक्टर नहीं सुन रहा है या उनका सचिव नहीं सुन रहा है, तो मंत्री जी को भी तो देखना चाहिए कि क्यों नहीं सुन रहा है। हम भी सरकार में मंत्री थे और कितने दिनों 2003 से 2005 तक हम सरकार में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री थे। नेताजी के साथ जो है वो हम अटैच थे उस समय जो। और कितने साल हो गए, कम से कम जो है 18 साल हो गए हमको सत्ता से बाहर गए हुए। आज हम भी किसी भी कलेक्टर से या प्रमुख सचिव से फ़ोन करके कोई बात कर देते तो ध्यान से सुनता है और उसके बाद नियमानुसार जितना हो सकता है उतना मदद भी करने का काम करता है, कार्रवाई भी करता है। तो जनप्रतिनिधियों को अपने आचरण को देखना चाहिए। अगर मंत्री बेईमान है तो सेक्रेटरी कैसे सुनेगा, आप बता दीजिए। आज भी जो है अगर मंत्री अपना आचरण ठीक रखे, नियम कानून से ठीक रहे, तो सेक्रेटरी क्यों नहीं सुनेगा। आप उनसे अगर गलत काम कराना चाहेंगे तो सेक्रेटरी क्यों करेगा, आईएएस गलत काम क्यों करेगा। तो कहीं न कहीं ये जो आरोप लगे हैं, कहीं कहीं कमी है। आज हमारे बारे में हमारी पीठ पीछे लोग कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी में कहा जाता है कि वो बहुत अच्छे, ईमानदार और सीधे नेता हैं और इसीलिए सब लोग हमारी इज्जत भी करते हैं, आज भी इज्जत करते हैं राजनीति में इतने दिनों सत्ता से बाहर रहने के बाद भी। तो नेता अगर ईमानदारी से काम करे, ईमानदार रहे, सज्जन रहे, सभी से व्यवहार आचरण अगर ठीक रखे, तो अधिकारी क्यों नहीं आपकी इज्जत करेंगे। जब आपका आचरण नहीं ठीक होगा, आपका जो है काम अगर नहीं ठीक होगा, तो कोई क्यों आपकी बात सुनेगा। सवाल ये है। अच्छा, अब चलते चलते कोई किस्सा अगर नेताजी का जो आपको याद आता हो? देखिए, नेताजी के किस्से तो बहुत हैं। हमारा हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे और जिस समय छात्र राजनीति में थे, 1988 से नेताजी से हमारा संबंध हुआ। हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र थे। 89 में जब सरकार बनी तो हम नेताजी से, मुख्यमंत्री से सीधे जुड़ गए थे। उसके बाद लेकिन हमने जो है इलाहाबाद की शिक्षा पूरी करने के बाद हमने हाई कोर्ट में वकालत कर ली थी। वो हाई कोर्ट में वकालत कर रहे थे। राजनीति में हमारा आने का कोई मकसद नहीं था। हमारे जो है वकालत के गुरु जो थे वो कॉमरेड जीसी गहराना थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े जो है लीडर थे और वो पूरे प्रदेश के हाई कोर्ट में मजदूरों का मुकदमा जो है वो फ्री में, जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे उनकी फ्री में लड़ते थे। जो है 1991 में जब बाबरी मस्जिद गिरी और पूरे देश में दंगा हुआ, तो उस समय जो है नेताजी के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि जो है उसका सामना करने के लिए जो है बाबरी मस्जिद गिरी थी और उसके पहले जब नेताजी मुख्यमंत्री थे तो कार सेवकों पर गोली चली थी। पूरा हिंदू नाराज था कि गोली चलवा दी। उसका बाबरी मस्जिद नेताजी ने बचाई तो कहीं दंगा नहीं हुआ।
और कल्याण सिंह की सरकार में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो पूरे देश में दंगा हुआ। सामदागिता उस समय चरम सीमा पर थी। तो हमारे गुरु जो जीसी गहराना जो हमारे सीनियर थे हाई कोर्ट में जो वकालत हमको सिखाते थे, उन्होंने कहा कि रामा से तुम वकालत छोड़ो, तुम्हारी ज़रूरत मुलायम सिंह यादव को है, वो अकेले जो है वो पूरे देश से लड़ रहा है, जाओ तुम मुलायम सिंह यादव के साथ उनके साथ जाओ काम करो। और उनकी बात मैं मान करके फिर जो है मैं आ गया नेताजी के साथ। 92 में जब नेताजी ने समाजवादी पार्टी बनाई तो समाजवादी पार्टी में जो है फिर नेताजी ने मुझको जो यूथ का प्रभार दिया, पदाधिकारी बनाया युजन सभा में। और उसके बाद नेताजी के साथ लगातार जो है मैंने उनके पीछे पीछे पूरे देश में प्रदेश में दौड़ा करके पूरे संगठन को बनाया, पार्टी को मजबूत किया और फिर जो है बहुत सारे लोगों को पार्टी में जोड़ने का भी काम किया, जिसका नतीजा हुआ कि समाजवादी पार्टी निरंतर मजबूत होती गई और कई बार सत्ता में आई। 3 बार नेताजी मुख्यमंत्री बने और उसके बाद 2012 में श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। तो ये आपका किस्सा था। तो निश्चित रूप से जो है कमिटमेंट जो था कि हम जो इस देश में जिनके साथ जुर्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। जो गैर बराबरी है उसको हम दूर करने का काम करेंगे। जो लोग सत्ता में नहीं हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, जिनको दूर रखा जाता, जिनको हिस्सेदारी नहीं दी जाती, जिनको सम्मान नहीं दिया जाता, उनको जो है उनका अधिकार दिलाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ही एक ऐसा फोरम था, माध्यम था, जिसके माध्यम से देश के प्रदेश के गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को और किसानों को, इनको जो उनका अधिकार दिलाने का काम किया गया। नेताजी ने एक काम किया, जहां देश की राजनीति बदलने का काम किया, वहीं पर उन्होंने पिछड़ों को जगा दिया, किसानों को जगा दिया और गरीबों को उनका हक लेना सिखा दिया। और यही कारण है कि आज जो है अगर सम्मान बढ़ा तो नेताजी की वजह से बढ़ा और पिछड़ों की पहचान बनी तो नेताजी की वजह से बनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, बतकही चौक पे हमारे साथ किस्से साझा करने के लिए। आपको ये सब किस्से कैसे लगे, और एक बार फिर अगर आप बैठना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं इस बतकही को, तो कमेंट करके बताइएगा अगले बार के लिए क्या सवाल होंगे आपके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.